इस जलती हुई भट्टी के सामने खड़ा होकर मैं तेरी खातिर दुकान खोलकर बैठा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। देख रहा है ये सूरज, जैसे जैसे ये आग उगलेगा मेरी बिरयानी का दाम भी आग उगलेगा। जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना पैसा बढ़ेगा। मेरा पसीना सस्ता नहीं है जो तुझे 70 रुपए में पिला दूं। समझ में आया या भेजे में उतारूं? ये कैसी तुकबंदी है? गर्मी बढ़ रही है तो इसमें ग्राहक का क्या कसूर? तुम तो अपनी मनमर्जी चला रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे सिवा यहाँ कोई और चारा नहीं है। हाँ, है घमंड मुझे। पूरे सुखनपुर क्या, पूरे शहर में ढूंढ ले, अगर ऐसी मछली की खुशबू कहीं मिल जाए तो जूते साफ करूंगा तेरे। जाना है तो जा, पीछे और 10 भूखे खड़े हैं। याद रखना माखन, ये घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता। जिस दिन स्वाद से ज्यादा लोगों को तुम्हारी बदतमीजी चुभने लगेगी, उस दिन ये देख धरी की धरी रह जाएगी। तुम्हारा ये घमंड टूटेगा माखन, बहुत बुरा टूटेगा। मैं जा रहा हूँ और आज के बाद इस तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। चल निकल, बहुत देखे तेरे जैसे नसीहत देने वाले। जाकर कहीं घास फूस खा ले। दोबारा यहाँ अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना, नहीं तो इसी लाठी से तेरा भूत उतार दूंगा। भाग यहाँ से। माखन ऐसे ही ग्राहकों से बात करता था। कोई भी ग्राहक उससे बात नहीं करता था, सिर्फ बिरयानी खाकर चले जाते थे। उसी गांव में मदन नाम का किसान जमींदार के खेत में काम कर रहा था। तभी उसी रास्ते से एक परदेशी बाबू गुजर रहा था। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। वो मदन के पास जाता है। भैया माफ करना, क्या यहाँ आसपास खाने का कोई ठिकाना मिलेगा? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पेट में जैसे आग लगी हो। अरे भैया, आप तो बहुत आगे निकल आए। खाने की जगह तो उसी गांव के मोड़ पर थी जिसे आप पीछे छोड़ आए हैं। अब इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ खेत, खलिहान और घना जंगल ही मिलेगा। माखन का ढाबा पीछे रह गया बाबूजी। ये सुनकर परदेशी बाबू के चेहरे पर मायूसी छा गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली। दरअसल भैया, बात कुछ और है। सच कहूं तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। रास्ते में मेरा बटुआ कहीं गिर गया या चोरी हो गया, पता ही नहीं चला। मैंने सोचा था कि किसी ढाबे पर जाऊंगा और वहां कहूंगा कि मुझे 2 वक्त की रोटी दे दो, बदले में मैं उनके झूठे बर्तन धो दूंगा। बस पेट की आग बुझानी थी। जैसे ही मदन ने बर्तन धोने वाली बात सुनी, उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसे अपनी माँ की सीख याद आई कि भूखा द्वार से लौट जाए तो ऊपर वाला कभी माफ नहीं करता। मदन को उस शहरी बाबू की बेबसी पर बहुत बुरा लगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारे गांव की मिट्टी इतनी भी बंजर नहीं हुई है कि एक मेहमान को खाना खिलाने के बदले उससे बर्तन साफ कराएं। माखन के ढाबे पर जाते तो वो आपको दुत्कार देता, लेकिन मदन के घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। परदेशी बाबू की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। ऐसी बात है तो आप सीधे मेरे साथ मेरे घर चलिए। छोटा सा घर है, मिट्टी की दीवारें हैं, पर मेरी माँ के हाथों में वो जादू है कि आप माखन की बिरयानी भूल जाएंगे। वो जो भी बनाती हैं उसमें प्यार का तड़का लगाती हैं। चलिए मेरे साथ, आज आप हमारे मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इस अनजान जगह पर आपने मुझ पर जो भरोसा किया है उसका मोल मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। पर मुझे संकोच हो रहा है कि मैं आप पर बोझ बन रहा हूं। अरे बाबूजी, पेट की भूख मिटाना पुण्य का काम है, बोझ कैसा। हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव कहा जाता है। चलिए, माँ राह देख रही होगी। मदन उस परदेशी बाबू को अपने छोटे से मिट्टी के घर में ले आया। घर कच्चा था पर कमरा लिपा पुता और साफ सुथरा था। मदन की माँ ने उसके लिए खाना परोसा। भूख से बेहाल परदेशी बाबू ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, उनकी आंखें बंद हो गईं। मदन भाई, यकीन मानिए, मैंने बड़े बड़े शहरों के होटलों में खाना खाया है, पर ऐसा स्वाद, ऐसा सुकून आज तक नहीं मिला। माँ जी, आपके हाथ के इस खाने में अमृत है। खाना खाने के बाद परदेशी बाबू के चेहरे पर रौनक लौट आई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मदन की ओर देखकर एक अजीब सी गुजारिश कर दी। भैया, मेरा मन इस गांव की आबो हवा में लग गया है। क्या मैं आपके यहाँ 1 महीने के लिए रुक सकता हूँ? मुझे बस एक कोने में जगह चाहिए। मदन कुछ बोलता, उससे पहले ही उसकी माँ बोल पड़ी। अरे बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना।
पर तुम हमारे लिए एकदम अनजान हो। गांव देहात की बात है, एक अजनबी को ऐसे घर में 1 महीने के लिए कैसे रख लूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे छोड़ो भी माँ, देखो तो सही, बेचारा कितना मासूम चेहरा है। कोई ठग या चोर होता तो क्या बर्तन मांजने की बात करता। इसे बस सिर छिपाने को छत चाहिए, रहने दो ना। देखो बाबूजी, माँ की चिंता भी सही है। और एक बात साफ कर दूं, हमारे यहाँ बैठकर खाने का रिवाज नहीं है। अगर रुकना है तो आपको मेरे साथ हाथ बटाना होगा। काम करोगे तभी खाना मिलेगा। मंजूर है? मुझे मंजूर है मदन भाई, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। आप जो काम कहेंगे मैं वही करूंगा। तभी माँ को कुछ याद आया और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। बेका मदन, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई। तू आज जमींदार साहब के घर चला जा, जरा हिसाब किताब तो कर ले। सालों से पसीना बहा रहा है, पर उनका ब्याज है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं कितनी उधारी बाकी है। मदन की मुस्कुराहट गायब हो गई। जमींदार का नाम सुनते ही गांव के हर गरीब की कमर झुक जाती थी। हाँ माँ, आज हिसाब करना ही पड़ेगा, वरना वो सूद पर सूद चढ़ाता जाएगा। और सुन, जब इस परदेशी को घर में रख ही लिया है तो इसे साथ ले जा। बेचारा घर में बैठा क्या करेगा? इसे भी अपना गांव और गलियां घुमा दे, इसकी भी दुनिया थोड़ी बड़ी होगी। मदन ने परदेशी बाबू की तरफ देखा। ठीक है बाबूजी, चलिए पहले जमींदार के बंगले पर चलते हैं। वहां का हिसाब निपटा कर फिर आपको अपना पूरा सुखनपुर गांव घुमाऊंगा। देख लेना, माखन का ढाबा भी रास्ते में ही पड़ेगा। जैसी आपकी मर्जी मदन भाई, मैं तो आपके साथ चलने को तैयार हूं। चलिए, आज सुखनपुर को करीब से देखते हैं। दोनों घर से बाहर निकले। मदन के कदम भारी थे क्योंकि उसे कर्ज का हिसाब करना था, लेकिन परदेशी बाबू की आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वो इस गांव की हर ईंट और हर इंसान को पढ़ लेना चाहते हों। मदन और परदेशी बाबू धूल उड़ाते हुए जमींदार कुबेर सिंह की हवेली पहुंचे। क्यों रे मदन, यहाँ क्या करने आया है? हिसाब बराबर करने के पैसे ले आया या फिर वही पुरानी रोना धोना लेकर आया है? मालिक, बस थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए। फसल कटते ही आपका सारा कर्ज उतार दूंगा। फसल? तेरी फसल तो अभी घुटने भर की भी नहीं हुई है। सुन मदन, मैंने बहुत रियायत दे दी तुझे। चल, 1 महीने का और वक्त देता हूं, लेकिन ये याद रखना, अगर इस 1 महीने में तूने मेरा ब्याज और पैसा नहीं लौटाया तो ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा होगा। अपनी मां को लेकर कहीं भी जाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ये कौन है जो तेरे पीछे साए की तरह खड़ा है? शहर का कोई बाबू लगता है। जी मालिक, ये मेरे रिश्तेदार हैं, कुछ दिन के लिए गांव आए हैं। रिश्तेदार हैं? तो ठीक है। देख ले मदन, अब और वक्त नहीं मिलेगा। इतना वक्त बहुत है, अब जा यहां से। मेरे खेत में चाहे रात दिन काम कर या कोई धंधा कर, मुझे मतलब नहीं। मुझे बस अपना पैसा चाहिए। जा अब। मदन का सिर चकरा रहा था। वो परदेशी बाबू को लेकर हवेली से बाहर निकला। बाबूजी, जमींदार ने तो मौत का फरमान सुना दिया। 1 महीने में इतना पैसा कहां से आएगा? घर चला गया तो मेरी मां कहां जाएगी? मदन भाई, घबराओ मत। उसने कहा है ना कि चाहे रात दिन काम करो या धंधा, हम रास्ता निकाल लेंगे। चलिए, पहले गांव तो देख लें। मदन उन्हें लेकर गांव के बीचों बीच पहुंचा। जैसे ही वे मुख्य चौराहे पर आए, वहां एक ढाबा दिखाई दिया। अरे मदन भाई, ये क्या बात हुई? तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? झूठ? कैसा झूठ बाबूजी? अरे भाई, जब खेत में मैंने आपसे पूछा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा, तो आपने कहा कि यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है। और अब देखो, तुम्हारे गांव में ही ये शानदार ढाबा खुला है। आपने इसके बारे में बताया क्यों नहीं? आप तो सिर्फ माखन के ढाबे का नाम ले रहे थे। अरे मेरे भाई, ये ढाबा भी माखन लाल का ही है। इसकी सच्चाई तुम जान लोगे तो भाई सहम जाओगे। यहाँ लोग स्वाद के लिए नहीं, मजबूरी में आते हैं, क्योंकि बिरयानी के नाम पर पूरे इलाके में इसी का राज है। ये आदमी इंसान नहीं, कसाई है। इसका नियम है कि जितनी गर्मी बढ़ेगी ये उतने ही पैसे बढ़ा देगा।
आज 100 है, कल लू चले तो 120 कर देगा। परदेशी बाबू कुछ देर खामोश रहकर उस ढाबे को देखते रहे। उनके दिमाग में बिजली सी कौंधी। मदन भाई, अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? अगर आइडिया अच्छा लगा तो बिल्कुल मानूंगा। मदन भाई, क्यों ना हम भी एक छोटा सा ठेला खोलें और उस पर बिरयानी बेचना शुरू करें? पागल हो गए हो क्या बाबूजी? पैसे कहाँ हैं? अभी तो जमींदार का कर्ज सिर पर मौत की तरह टहल रहा है और तुम बात करते हो ठेला खोलने की। हमारे पास राशन के पैसे नहीं हैं, ठेला कहां से आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। चलो चुपचाप घर चलो। मदन, ये बताओ कि यहाँ पास में कोई सुनार की दुकान है? मुझे ये अंगूठी बेचनी है। ये मेरी माँ ने मुझे दी थी। इसे बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उससे हम ठेला और बिरयानी का सामान खरीदेंगे। अगर आज मेरी बात मान लोगे तो मैं वादा करता हूं कि 1 महीने के अंदर जमींदार का एक एक पैसा अदा हो जाएगा। बाबूजी, आप माखन लाल को जानते नहीं। उसे भनक भी लग गई कि कोई उसके सामने खड़ा हो रहा है तो वो पल भर में ठेला बंद करवा देगा। वो गुंडा है। मदन भाई, काम शुरू करने से पहले ही हार क्यों मान रहे हो? तुम बस साथ दो, मैं देखता हूं कि कौन हमारा ठेला बंद करवाता है। तुम बस मुझे सुनार के पास ले चलो।